तो इसी तरह अगर आप उनको स्केलर के साथ इस तरह कंबाइन करें, ठीक है, स्केलर के साथ इनके साथ ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएं कि ये हमारे पास कॉम्बिनेशन हो k1 इंटू v1 प्लस k2 इंटू v2 प्लस k3 इंटू v3, ठीक है, अप टू kr इंटू v ऑफ r, सही है। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन हो तो बच्चे ये हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है कि ये हमारे पास इसको कहते हैं कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। क्लियर है? यस सर, यस सर, ठीक है, यस सर। अच्छा, जब हमारे पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो लीनियर कॉम्बिनेशन में हम क्या चीज देखते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन में सबसे पहले मैंने आपको जो था बेसिक डेफिनेशन बताई थी, और एक मिनट बच्चों को इनरोल करो। लीनियर कॉम्बिनेशन। एक अच्छा, लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने कहा था कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन में हमारे पास वेक्टर्स गिवन होते हैं, उनको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, देन उनको प्रोडक्ट के सम किया जाए तो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है। सर आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है बच्चे, आज तो नेट जो है बहुत मतलब सही वाला नेट जो है मैंने कनेक्ट किया है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है सर आपकी 40 MB की जिस यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ हूँ बच्चे, उसमें इस वक्त 50 MB की स्पीड से आ रहा है नेट, ठीक है, अभी मैंने चेक करके फिर मैंने कनेक्ट किया, ठीक है। हाँ, वो कभी पीछे से मसला हो तो कोई बंद हो। सर की आवाज आ रही है किसी को? सही है, जी सर, आ रही है सर, आ रही मुझे भी आ रही है। हाँ जी, चलो जी, है। जान करो भाई निहाल। चलें जी। निहाल कह रहे हैं, निहाल आवाज नहीं ठीक आ रही आपको? यस सर, निहाल का मसला है। अच्छा, निहाल का मसला, चले निहाल अपना नेट थोड़ा सा देख लो, ठीक है, तो इंशाल्लाह देख लेंगे। वो देखिए वो लेफ्ट भी हो गया। अच्छा जी, चलें जी। फिर लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने जो ये एक जो है ना बार बार एडमिट करने वाला जो काम है, अच्छा, लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने कहा कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन में हम वेक्टर्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते थे, वो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन बनता था, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन कितनी टाइप्स का था? तो 2 टाइप्स का था। एक हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन में हम में एक सोल्यूशन जो है कंसिस्टेंट बनता था, एक सोल्यूशन जो था वो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन जो देते थे, ठीक है। जब आप उसको देखते थे तो बच्चे इस सॉल्यूशन को आपने किस तरह फाइंड आउट करते थे कि हम कहते हैं कि इफ वेक्टर v इस कॉम्बिनेशन इन अ गिवन वेक्टर v1 से लेके vr तक एज फॉलोज एक्सप्रेस v एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, कि लीनियर कॉम्बिनेशन अगर उसको एक्सप्रेस किया जाए तो ये इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है और फर्दर दूसरी फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अभी देखिए, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल डिफाइंड है, ठीक है, और पॉलिनोमियल की डिग्री जो है कितनी है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताएं सर 2। हाँ जी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 2 है। वो कहता है कि एक्सप्रेस करें कि ये पॉलिनोमियल जो है ना p के अलोंग जो है ना आपने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना है, ठीक है। p1 के साथ जो स्केलर मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा? कोई भी स्केलर ले सकते हैं, k1 ले लें, k2 ले लें, k3 ले लें, c1 ले लें, c2 c3 ले लें, ठीक है। तो अब बच्चे, अब हमारे पास इसका एक्सप्रेस करना है पॉलिनोमियल -8 -x और -15x², ठीक है। तो ये इसका कॉम्बिनेशन जो होगा वो हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होगा बताएं? k को मल्टीप्लाई कर देंगे सारे वेक्टर्स के साथ। हाँ जी, k को मल्टीप्लाई कर देंगे सारे वेक्टर्स के साथ, ठीक। तो ये जो हमारे पास वेक्टर होगा, ठीक है, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बनाएगा यहाँ पे इसके साथ, ठीक है बच्चे। और k1 इंटू p1, इसी तरह k2 इंटू p2 और इसी तरह k3 इंटू p3। सर जी सॉरी फॉर इंटरप्शन, बतना वो कुछ बच्चे ग्रुप में कह रहे हैं कि हमें ऐड करें क्लास में। अच्छा चलिए, अब इसको पहले पीछे करना। ठीक है, हो गए? कोई रह तो नहीं क्या बच्चे अब? सर चलें जी, ये देखें ये बार बार आ जाते हैं फिर। अच्छा जी, अभी देखें कि हमारे पास जो है ना पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 2 है,
ये हमारे पास इसका लीनियर कॉम्बिनेशन p के अलॉन्ग निकालेंगे तो k1 इंटू p1, k2 इंटू p2 और k3 इंटू p3। फिर हमने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन देखना है कि इसमें k1, k2 और k3 के आंसर जो है वो कंसिस्टेंट हैं, ठीक है, वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देते हैं वो, या यूनिक सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। तो जब आप इसकी सॉल्यूशन फाइंड करोगे बच्चे, आपने सिंपल क्या करते थे कि कांस्टेंट को कांस्टेंट वेरिएबल के साथ कंपेयर करना है, एक्स को एक्स के साथ आपने कंपेयर करना है, और एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ वैल्यूज को कंपेयर करना है, ठीक है। तो 3 इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो जब 3 इक्वेशंस आएंगी तो आप किस तरह इसको फाइंड आउट करोगे? शाबाश। तो सबसे पहले माइनस एक्स को इक्वल कर देंगे किसके? 2k1 के प्लस 9k1 के और इसी तरह प्लस 5k1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। फिर सिमिलर प्रोसेस आप जो है ना, प्रोसीजर जो है ना, इक्वेशन 2 के लिए करेंगे। तो यहाँ पे आपने x वाली वैल्यूज को कंपेयर करना है। तो बच्चे कोई बताए कि जब x वाली वैल्यूज को कंपेयर करोगे तो -8 जो होगा वो किसके इक्वल आएगा? प्लस, बताएं शाबाश, प्लस 10 के प्लस 10 माइनस 5 और प्लस 4 तो आपने कौन सी टर्म को कंपेयर करना था? बताओ, सारे बताओ ना जरा। एक्स वाली टर्म को कंपेयर, ठीक है। तो x वाली टर्म कौन सी है? 9 माइनस, तो आप सारे क्या कह रहे हो? 4k कहां से आ गया? ठीक है, x वाली टर्म को x वाली टर्म के साथ कंपेयर करना है। तो क्या हो जाएगा? 9k1 माइनस 5k2 प्लस 6k3। इसी तरह फिर आपने x स्क्वायर वाली टर्म को कंपेयर करोगे। कंपेयर करने के बाद आपने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेना, ठीक है। तो अब आप इसको किसी तरह भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि आप जो है, मैं आपको जो सॉल्व किया गॉड जॉर्डन मेथड से कि आपने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, आप डिफरेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब एक पूरा जो है ना, मैंने मैट्रिक्स को सॉल्व किया हुआ। अभी देखिए कि यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई। 3 इक्वेशन का हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना दिया। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना आता है ना, तो बच्चे क्या हो जाएगा? 2, 10 और 7 इसी तरह जो है डिफरेंट इक्वेशन आ जाएंगी, वो उसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे। ये इक्वेशन जो है, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है -8 और 15 -15 ये आ जाएगा। अब आपने पैवट जो है ना पॉइंट बनाना है। पैवट पॉइंट पे जिसमें हमारे पास या पैवट कॉलम कह लें कि जिसमें हमारे पास फर्स्ट जो नंबर हो वो क्या हो? 1 हो, ठीक है। अगर 1 होगा तो इससे नीचे जो बिलो नंबर्स होंगे उनको हमने क्या करना होता है? 0 करना होता है ना, ठीक है, कि आपने वैल्यूज को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इसमें हम जो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। इसको पैवट कॉलम बनाया, ठीक है। पहले R1 में से को डिवाइड कर दिया 2 पे, फिर डिवाइड करने के बाद बच्चे हमने क्या किया कि R2 में से -9R1 कर दिया, फिर R3 में से -5R1 कर दिया, ठीक है। ये प्रोसीजर अप्लाई किया। प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद फिर हमने परफॉर्मिंग कर दिया कि R2 में से यहाँ पे हमने अब 1 बनाना है, ठीक है। तो -1/50 से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। फिर फर्दर प्रोसीजर अप्लाई किया। प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद देखो ये हमारे पास 1 आ गया। तो अब मुझे बताओ K3 जो होगा किसके इक्वल होगा? शाबाश, K3 किसके इक्वल आया? 676 और 479। 479। अब इक्वेशन 2 जो होगी, इक्वेशन 2 जब आप फाइंड करोगे तो आपने क्या करना है? K2 प्लस K3 इंटू 51/100 इज इक्वल टू -14/25, ठीक है जी बच्चे? क्या कह रहे हैं? ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना होगा कि आपने सबसे पहले इसमें बैक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दी। इसको बोलते हैं गोज एलिमिनेशन मेथड, कि आपने इसमें के आईज की वैल्यूज को फाइंड करना है, ठीक है। जो लीनियर कॉम्बिनेशन बना है उसमें आपने कांस्टेंट स्केलर्स की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो स्केलर की वैल्यूज को किस तरह फाइंड करेंगे कि K3 जो है वो हमारे पास 676 डिवाइडेड बाय 479 आ गया, और इसकी वैल्यू जो होगी आप K3 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करोगे, ठीक है। वहां से हमारे पास K2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद आपने जो आंसर होगा उसको K1 में पुट कर देंगे। अभी देखो ये हमारे पास K2 का आंसर जो है सॉल्व किया, तो ये हमारे पास 690 डिवाइडेड बाय 479, इसको हमने जो है आपने सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करनी है
और उसको जो है ना उसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास K2 का आंसर आ जाएगा। जो आपने K2 और K3 फाइंड किया होगा वो आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। बैक सब्स्टिट्यूशन जाननी है, ठीक है ना। बैकवर्ड आपने जब मूव करेंगे तो उसकी वैल्यूज को पुट करते जाएं और उसको सिंप्लीफाई करते जाएं। तो यहाँ से आपने K1, K2 और K3 की वैल्यूज को फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये सोल्यूशन जो आया ये हमारे पास कंसिस्टेंट सोल्यूशन आया, ठीक है, जिसमें हमारे पास K1 का आंसर यूनिक है, K2 का आंसर हमारे पास यूनिक है और एक K3 का आंसर हमारे पास क्या है, यूनिक है, ठीक है। कि हर एक के लिए एक यूनिक आंसर आया, हर एक स्केलर के लिए एक यूनिक जब आंसर आएगा तो बच्चे वो हमारे पास सोल्यूशन जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा। अब ये देखिए क्वेश्चन कोई बच्चा पढ़े। Express V is equal to 6, 11, 6 as a linear combination of V1 is 2, 1, 4 and V2 is 1, negative 1 and 3 and V3 is 3, 2, 5. ओके अब लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है? कोई किसी को डेफिनेशन आती है? लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन बताएं, शाबाश। is multiply with the vector quantity. वेरी गुड, ठीक है। तो अब आप अगर जो है लीनियर कॉम्बिनेशन V वेक्टर के अलोंग आपने लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना है तो K1 कितने वेक्टर्स हैं इसमें? 3 वेक्टर्स हैं, तो आपने इसको 3 स्केलर के साथ सम आ जाएगा, ठीक है। 3 वेक्टर के स्केलर के साथ सम आएगा। सम आने के बाद बच्चे अब आपने 6 को कंपेयर करेंगे किसके साथ? K1 की वैल्यू के साथ। जो हमारे पास 2 को अगर K1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली इक्वेशन क्या होगी? 2K1, फिर सेकंड K2, फिर यहाँ पे 3K3, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6। इसी तरह आपने 11 वाली इक्वेशन जो है वो लिखनी है और इसी तरह आपने 7 वाली इक्वेशन लिखनी है। क्लियर है? यस सर। अच्छा फिर बच्चे फिर इसका आपने हाँ जी ऊपर करिए, ऊपर साइड। सर ये साइड पे लिखा है 6, 11, 6, तो ये 7 कहाँ से आया? अच्छा जी देख लेते हैं। कोई ग्रामेटिक मतलब लिखने में कोई मिस्टेक होगी वो फिर वो भी चेक कर लेते हैं। पहले हमारे पास 6 इज इक्वल टू आएगा इसके 2K1, ठीक है, फिर K2, फिर 3K3, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्टली यही है। फिर सेकंड जब आप करेंगे 11 इज इक्वल टू, अब जब 11 की वैल्यू देखोगे तो 11 की वैल्यू आपने किसके साथ देखनी है? जी बच्चे वो स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैं ऐड कर लूं। चलें जी, अच्छा ये ले ऐड हो गया, ठीक है। अब तो कोई नहीं रह गया गुस्सा। अच्छा अब फिर आ जाओ। आज आप जो है मैं भाई इसलिए तो बता नहीं रही। आज ही तो मेरा साला खाना छोड़ दिया हमने यहाँ पे। आज पर हम किधर उधर सिंह ब्रो। अच्छा जी तो आप नहीं गए? इसमें हमारे पास ये देखिए, अब जब आपने इसकी इक्वेशन को करना है यहाँ से 11 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? K1 माइनस जो होगा हमारे पास ये वाली वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास -2K है तो यहाँ पे ओनली क्या आएगा? सिर्फ K2 आएगा, -K2 आएगा, ये -2 नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ -K2 आएगा। फिर इसी तरह जो है जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे 7 नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 2K3, ठीक है। यहाँ पे बच्चे आप करेक्ट कर लीजिएगा, लिखने में मिस्टेक हो गई है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला हमारे पास यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा। यहाँ पे बच्चे क्या आएगा कि देखें K3 जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? थोड़ा बहुत 2 आएगा, हाँ जी 2K3 आ जाएगा। सिमिलरली बच्चे हमारे पास यहाँ पे भी आपने इस इक्वेशन को देख लेना है, लिखने में मिस्टेक हो गई है, बाकी सूट है, ठीक है। यस और सर ये ओके सर लास्ट इक्वेशन में इक्वल के बाद 6 आएगा। हाँ जी वही कहा ना कि लिखने में मिस्टेक हो गई है। प्रोसीजर आपको समझ आ गया है ना किस तरह सॉल्व करना है? यस सर। हाँ जी ठीक है, बस आपने प्रोसीजर को देखना है, बाकी इंशाल्लाह जो है ना आपने इसको सॉल्व खुद करिएगा, ठीक है ना। इसकी करेक्शन आपने करके मुझे जो है ना करनी है, बतानी है। सर ये क्रैमर रूल से हो सकता है? यस हाँ जी। अच्छा ये आप क्रैमर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्रैमर रूल यूज करो, बहुत अच्छी बात है। और ये क्वेश्चन अब आपके लिए छोड़ दिया मैंने, ठीक है, करेक्ट आपने करना है। ओके सर। हाँ जी चलें। सर आपके मुताबिक सबसे एफिशिएंट वे कौन सा है?
सबसे एफिशिएंट वे जो है ना, अगर आप यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो क्रैमर रूल यूज कर लो चुप करके, या आप साइमल्टेनियस इक्वेशन को जो है ना सॉल्व कर लो। इसमें ना सॉल्व करते करते काफी सारी गलतियां होती हैं रॉ मैट्रिक्स से। एचेलॉन फॉर्म, हाँ, तो एचेलॉन फॉर्म में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना, रेडियस एचेलॉन फॉर्म, ठीक है। नहीं, क्रैमर रूल में कहाँ से एचेलॉन फॉर्म आएगी? क्रैमर रूल में तो हमारे पास बहुत ज्यादा होता है कि उसमें हम सॉल्यूशन को देख सकते हैं कि वो हमारे पास कंसिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है। हम वहाँ पे काफी चीजें हम उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए है कि बच्चे आपने इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। के की वैल्यूज आएंगी कुछ और आपने उसको चेक करना है। अच्छा जी, अब हमारे पास मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को आपने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। कॉम्बिनेशन में लिखने के बाद बच्चे आपने उनकी इक्वेशन को जो है ना सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि कितने मैट्रिक्स हैं? 3 मैट्रिक्स हैं, और लीनियर कॉम्बिनेशन एक के अलॉन्ग आपने उसका लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना है, ठीक है। ये मैट्रिक्स है। तो अब बच्चे 3 मैट्रिसेस हैं, ठीक है। तो हमारे पास उनको कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितने स्केलर के साथ? 3 स्केलर के साथ। तो अब वहां से हमारे पास 4 इक्वेशन जनरेट हो जाएंगी। 5 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? वन के। हाँ, पहले हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो हमारे पास किसके इक्वल होगी? सर K1 plus बताएं। K2 plus 2K3। ठीक है, वेरी गुड जी। सर एक बच्चा उमेर नाम के, वो कह रहे हैं बड़ी दफा कह चुके हैं सर, ऐड कर लें। एक मिनट बस, उमेर को ऐड करते हैं। और दसो तुसी कुड़ी ने खान गया गरीब आदमी नहीं उधर गया वो सरपंच पर बता। अच्छा जी, अब तो कोई नहीं रह गया, उमेर ही आया ना, हो गया ऐड। सर आपके पीछे में शोर आ रहा था। अच्छा चलो, एक मिनट बस, एक मिनट दीजिएगा। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मैं देख सकते हो कहां रहते हैं? ओए जी क्या सर छोड़ गए? सेलेक्ट कर गए हैं। यही लग रहा है। यार वेट भी कर लिया करो कभी, सबर कर लो, कुछ नहीं होता। ये सही यूनिटी बनी। पहले तो सीआर लेक्चर मुझको एक बारी। ऐसा नहीं है, सर को कहो, सर आपने डीपी नहीं देखी हम सारों की? सुबह मैम ने तो नोटिस किया था। क्या क्या बात है यार, क्या यूनिटी है वैसे, वाह। स्क्रीन पे माशाल्लाह 9 के 9 बच्चे नजर आ रहे हैं। यार साहब दूसरी मिनट ये यूनिटी 4 साल तक रहनी चाहिए, बल्कि पूरी जिंदगी रहनी चाहिए। और जाने डीपी चेंज करते रहोगे। जो रह गए जिनकी नहीं है डीपी लगती है, जो डीपी नहीं है ना वो लगाते हैं। क्या ख्याल है? हाँ, नहीं शहीर की पिक्चर लगानी है। शेर का यार जैन नहीं कर रहा यार, जैन क्या हो गया यार? लगा ले, कोई बात नहीं। क्या कर रही थी? चौधरी असद को भी एक और बोला है। जैन शायद बुरा ही मना गया यार इस बात पे। मुझे लगता है जैन ने म्यूट किया। कौन सा जैन है अपना? जैन आजम। दोनों ही जैनों ने नहीं लगाई। अब अपना जैन। दूसरा तो अर्तुगल बन के बैठा हुआ, नहीं उस्मान। सर दोबारा से लेफ्ट कर गए शायद, नहीं आ मिनट बस। आ गए सर। अच्छा जी, हम कहाँ पे थे बच्चे? लीनियर कॉम्बिनेशन पे थे। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही।
स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, 1 मिनट बस। नहीं शो कर रहा है। अल्लाह हाफ़िज़। ये ले सर। अच्छा जी, हम यहाँ पे थे कि हमारे पास अगर 3 मैट्रिसेस गिवन हो तो अगर आपने उनका लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड करना है तो आप लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर 3 मैट्रिक्स हैं तो उनके 3 स्केलर के साथ जो होगा उनका कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। आपने 4 इक्वेशन जनरेट होंगी, ठीक है। 4 इक्वेशन का आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लीजिएगा, फिर आप उसको सिंपल जो है ना एचिलन फॉर्म या रिड्यूस एचिलन फॉर्म जो है वो अप्लाई करें। तो उसमें आप रिड्यूस एचिलन फॉर्म बनाने के लिए आप उसमें कॉलम ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं और उसमें आप रो ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने सिंपल जो है इसमें रो ऑपरेशन अप्लाई किया है, ठीक है। इस मैट्रिसेस को, हाँ जी, रो ऑपरेशन अप्लाई किया है। रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो सोल्यूशन आया, ठीक है। रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद बच्चे देखो कि इसमें बताइए कि नंबर ऑफ जो है ना नंबर ऑफ कांस्टेंट्स कितने हैं, ये बताएं जरा। शाबाश। नंबर ऑफ कांस्टेंट्स कितने हैं इसमें? इस इनइक्वेशन नंबर ऑफ कांस्टेंट पूछ रहा हूं। के की कितनी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है? 3 वैल्यूज। 3 वैल्यूज फाइंड करनी है। और इक्वेशन कितनी है हमारे पास? 4। हाँ जी। व्हेन अगर बच्चे जब हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन इंक्रीज हो जाए नंबर ऑफ कांस्टेंट से तो उससे जो हमारे पास सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। क्या होता है? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। उसमें हमारे पास K1, K2 और K3 का आंसर जो होगा वो यूनिक नहीं आएगा, ठीक है। तो अब यूनिक नहीं आएगा तो उसको आप क्या कर सकते हो कि इजीली, अदनान अपना माइक ऑफ करो। जब आप उसका जो होगा यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा तो आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड करने के बाद डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। अब मुझे बताएं जरा, अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है, तो उसमें आप ये तो नहीं ना कह सकते कि -3 के ये जो है हमारे पास -3 इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा है इसका जो सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बना रहे। क्या बना रहे हैं? ये लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि हमारे पास जब हमने इसको मैट्रिसेस को देखा तो हमारे पास ए मैट्रिक्स में, ठीक है, ए मैट्रिक्स में ना हमारे पास K1 का आंसर आ रहा है, ना K2 का आंसर आ रहा है, ना K3 का आंसर आ रहा है, ठीक है। जब हमारे पास K के आंसर ही नहीं आएंगे तो हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट का आंसर क्या है। तो उसका कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हैं कि उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास बच्चे कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन जो है इंक्रीज हो जाए किससे? नंबर ऑफ कांस्टेंट से, तो उससे जो सॉल्यूशन आएगा वो जो होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कभी भी लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बनाता, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अच्छा जी, इस तरह के एक और क्वेश्चन है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल डिफाइंड है, 3 हमारे पास पॉलिनोमियल दे दी है। वो कहते हैं इसके चेक करिए कि ये पॉलिनोमियल जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं या नहीं। तो हमने 3 इक्वेशन समझ नहीं आई। अच्छा देखिए जरा, मैंने बोल रहा हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक करना है कि कहते हैं एक्सप्रेस इस मैट्रिक्स को आप एक्सप्रेस करिए लीनियर कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करेंगे तो इनके डिफरेंट एग्जांपल से हम देखते हैं कि पहले हमने वेक्टर्स को देखा था, अब हम मैट्रिसेस को देखते हैं। मैट्रिसेस को देखेंगे जब बच्चे हमारे पास K1 को मल्टीप्लाई करेंगे A1 के साथ, K2 को A2 के साथ, K3 को A3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 इक्वेशन जनरेट हो गई, ठीक है। 5 जो होगा वो इक्वल होगा K1 प्लस K2 प्लस 2K3 के। इस तरह 1 जो इक्वल होगा -K1 प्लस K2 प्लस 2K3, इसी तरह -1 इक्वल होगा -K3 के, ठीक है। ऐसे ही ना ये 4 इक्वेशन आ गई। अब मुझे बताओ कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशन जो है, मैंने बोल रहा हूँ कि जब नंबर ऑफ इक्वेशन जो है वो इंक्रीज हो जाए और नंबर ऑफ वेरिएबल जो है, ठीक है, और वो कम हो, ठीक है,
तब हमारे पास जो सोल्यूशन आता है वो इनकॉन्सिस्टेंट होता है, ठीक है। उसमें हम फाइंड नहीं कह सकते, उसमें हम ये नहीं बता सकते कि K1 का आंसर क्या होगा, K2 का आंसर क्या होगा, K3 का आंसर क्या होगा, ठीक है। उसमें हमारे पास किसी K1 का भी नहीं आंसर आएगा, K2 का भी आंसर नहीं आएगा और K3 का भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे सोल्यूशन में हमारे पास जो होगा लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन तो तब बनेगा जब K1 का भी आंसर आएगा, K2 का भी आएगा और K3 का भी आएगा। क्लियर है? यस ओके सर, थैंक यू। हाँ जी। तो आगे अगर आप इसको सॉल्व ना भी करें तो आपने एक सिंपल ये लाइन लिख देंगे लास्ट में, ठीक है। लास्ट में इसमें तो सॉल्व किया ना, ठीक है। आप ये भी लाइन लिख सकते हो कि दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। Therefore, the matrix A is not a linear combination of all three matrices, ठीक है ना, A1, A2 और A3, ठीक है, because the number of equation, ठीक है, is greater than the number of the variables, ठीक है। तो जो हम वेरिएबल्स ले रहे हैं या स्केलर्स ले रहे हैं, स्केलर कह सकते हैं आप, नंबर ऑफ स्केलर जो है वो उनसे वो क्या है, इक्वेशन इंक्रीज है, तो उससे आप उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके सर, उस्मान को ऐड कर लें। अच्छा जी, इसके बाद बच्चे इसकी फर्दर एग्जांपल्स हैं जो आपने खुद देखनी है, ठीक है। वो आपके लिए मैंने छोड़ दी है, ये अब मैं स्लाइड और पहले से अपलोड कर दी हुई है, ठीक है। इसमें आपने K1, K2 और K3 की वैल्यू जब फाइंड करोगे तो उससे हमारे पास सोल्यूशन जो होगा वो कंसिस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। जब कंसिस्टेंट सोल्यूशन होता है तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इसकी और भी एग्जाम्पल्स हैं, वो आपने देखनी है, ठीक है, और आपके लिए छोड़ दी है और उनको आपने सॉल्व करना है। इसके बाद स्पैनिंग सेट, स्पैनिंग सेट की हमने लास्ट टाइम क्या डेफिनेशन की थी, कोई बच्चा बताएगा? हाँ जी, किंजा आप बताओ, अदनान। मैंने पिछला लेक्चर नहीं लिया। हाँ जी, चले ऐसा आप बताएं, लास्ट लेक्चर में हमने स्पैन सेट की डेफिनेशन की थी, चले जी रिवाइज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी, आप बता दें। सर इसकी डेफिनेशन है, क्या कहते हैं, स्पैनिंग सेट कैन बी डिफाइंड एज अ सेट, कहते हैं, इफ इट इज इन अ वेक्टर स्पेस एंड इट ऑल, कहते हैं, एंड इट इज अ सेट इन ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर एस। चले जी, कोई बात नहीं। अच्छा, आपने तो ऊपर से पढ़ के सुना दिया मुझे। सर मैंने ये नहीं पढ़ा। अच्छा जी, चले ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी बात क्लियर है। देखिए, अच्छा जी, इसमें हमारे पास क्या होता था कि लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने देखते थे कि जब हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर जो है कॉम्बिनेशन बनाते थे किसके साथ, स्केलर्स के साथ, ठीक है। तो हम कहते थे कि स्पैन कर गया वो हमारे पास सेट V, ठीक है। अगर हमारे पास एक सेट है और उसमें हमारे पास V1 से लेके VR तक या Vn तक हमारे पास वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो स्पैनिंग सेट जो होगा वो क्या होगा, अगर उनको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे V1 को VR तक, तो बच्चे वो उसका क्या आ जाएगा, स्पैनिंग सेट आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए कि अब वो कहेगा कि आपने स्पैन P2 फाइंड करें, ठीक है। तो पोलिनोमियल 2 की वो कहता है कि स्पैनिंग सेट फाइंड करें। तो जब आप इसको पोलिनोमियल 2 का स्पैनिंग सेट फाइंड करोगे तो इसको डिफाइन करोगे कि बी वेक्टर जो है वो हमारे पास इक्वल है किसके, बी वेक्टर को पोलिनोमियल 2 में से ले रहे हैं तो पहले हमारे पास कांस्टेंट b1 फिर b2 इंटू एक्स फिर b3 इंटू एक्स क्यूब। तो अब बच्चे सबसे पहले हम इसको b इज इक्वल टू k1 इंटू p1 प्लस k2 इंटू p2 और प्लस k3 इंटू p3 की फॉर्म में लिखेंगे। फिर आप कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करोगे और x को x के साथ और x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स बना लेंगे। अगर मैट्रिक्स जो है नॉन एम्प्टी आता है उसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, नॉन सिंगुलर आता है, तो बच्चे क्या होगा, वो सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। अगर वो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा तो उसका स्पैन कितना होगा, फिर कितने वेक्टर्स हैं इसमें, 3 है, तो उसका स्पैन कितना होगा, फिर 3 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो जिस तरह का मर्जी आपको क्वेश्चन आ जाए, आपने वो स्पैनिंग सेट आपने फाइंड करना होगा, सिंपल आपने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, फिर आपने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है, हाँ जी, तो अगर हमारे पास 5 वेक्टर्स हैं तो 5 वेक्टर का आपने क्या करोगे, सिंपल आप उसका डिटर्मिनेंट,
जी। अब बच्चे देखो कि हमारे पास ये क्वेश्चन, हाँ जी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में वो कहता है कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ दी, कि आपने पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है और आपने स्पैन P2 फाइंड करना है कि उसके साथ कितने हमारे पास सेट हैं जो इसके साथ स्पैन कर रहे हैं। ठीक है, स्पैन करने के लिए हम एक चीज देखते हैं कि सबसे पहले आपने इनकी इक्वेशन को जो है आपने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के बाद आपने इसका मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और मैट्रिक्स का आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर आ जाता है तो वो सॉल्यूशन जो होता है वो कंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज वो सॉल्यूशन जो होगा अगर वो जीरो आ जाएगा तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, वो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बनाएगा। ठीक है, अगर जीरो आ जाता है तो फिर वो स्पैन भी नहीं बनाएगा, स्पैन भी नहीं होगा, फिर कोई भी हमारे पास इसका सेट जो है वो स्पैन नहीं बनाएगा। ओके सर। ठीक है, ओके सर। अब ये देखें कि इनकी डिफरेंट एग्जांपल सॉल्व की गई हैं, ये आपने देखनी है। ठीक है, इसके बाद बच्चे हमने लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस की हमने जो थी डेफिनेशन की थी। ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंस और लीनियरली इंडिपेंडेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई भी एस नॉन एम्प्टी सेट लें, ठीक है, और वो लीनियरली कॉम्बिनेशन बनाए किसके साथ, स्केलर के साथ, k1 प्लस इंटू k2, k1 इंटू v1 प्लस k2 इंटू v2 अप टू kr इंटू v ऑफ r, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो, तो बच्चे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तब होगा जब k की सारी वैल्यू जो होंगी वो किसके, k इसकी सारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के, और वो सॉल्यूशन जो होगा वो ट्रिवियल होगा। जब ट्रिवियल होता है तो कांस्टेंट जितने भी स्केलर्स होते हैं वो हमारे पास किसके इक्वल आते हैं, 0 के इक्वल आते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर हमारे पास जितने भी के आईज हैं, अगर इस तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन बने और उनमें से एटलीस्ट एक हमारे पास ऐसा स्केलर हो जो नॉन जीरो हो, ठीक है, मतलब जिसका आंसर 0 ना आए, तो बच्चे ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, नॉन ट्रिवियल। और तो वो हमारे पास जो वेक्टर स्पेस होगा वो लीनियरली क्या हो जाएगा, फिर डिपेंडेंट हो। अब ये देखें, एक इंडिपेंडेंट की एग्जांपल देख लेते हैं, अब एक डिपेंडेंट की एग्जांपल देख लेते हैं। अभी देखिए कि ये हमारे पास एक लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट हमारे पास बच्चे कहता है कि चेक करिए कि ये जो 3 वेक्टर्स गिवन है, ठीक है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब 3 वेक्टर्स जो है हमने नाम दे दिए v1, v2 और v3। लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे k1 के साथ, k2 के साथ और k3 के साथ। ठीक है, 3 इक्वेशन जनरेट हो गई। 3 इक्वेशन जनरेट होने के बाद बच्चे हमने क्या करना है, हमने जो है ना सिंपल इसमें आपने इसकी वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है, तो k1, k2 और k3 की वैल्यूज आप किस मर्जी मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, किस मर्जी मेथड से हम इसको रिड्यूस एचेलन फॉर्म में या एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखिए एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल k1, k3 किसके इक्वल आया, बताएं यहां से सर 0 के। ओके, हाँ जी, k3 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, और अगर आप k2 फाइंड करोगे तो k2 की वैल्यू जो होगी वो किस तरह होगी, k2 माइनस 3/11, ठीक है, और k3 हमारे पास किसके इक्वल था, 0 के सर, 0 के, और k2 भी फिर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। अब इन दोनों की वैल्यूज k2 और k3 में पुट कर देंगे तो k1 भी हमारे पास क्या हो गया, 0। अगर ये तीनों स्केलर जो है वो 0 हो गए तो बच्चे ये बताओ ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट सर, इंडिपेंडेंट सर। हाँ जी, ये लीनियरली क्या बन गया, इंडिपेंडेंट, और इसका सॉल्यूशन जो है वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, इसका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, ट्रिवियल। इसमें हमारे पास जितने भी स्केलर जो हैं उनका सॉल्यूशन जो आए जीरोस आ जाए, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, और लीनियरली इंडिपेंडेंट का जो सॉल्यूशन होता है वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ओके सर। डिपेंडेंट होने के लिए खाली एक ही काफी है कि सारे यानी कि नॉन जीरो होने चाहिए, सारे नॉन जीरो होने चाहिए। अगर अगर हमारे पास सारे 0 होंगे तो वो इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, अगर डिपेंडेंट देखेंगे, अगर उसमें से 2 0 आ जाते हैं और एक नॉन जीरो आ जाता है, फिर बच्चे वो वेक्टर जो होगा, वो जो वेक्टर होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए, अब हमने डिपेंडेंट की मैंने एक एग्जांपल सॉल्व की है। डिपेंडेंट के लिए हमारे पास एक सेट उसने दे दिया और उसमें 3 वेक्टर्स हमारे पास आ गए। ठीक है, तो वो कहते हैं कि चेक करिए कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया आपने, ये हमारे पास 3 इक्वेशन हो गई। ठीक है, जो पहले हम सारा पीछे मैंने बड़ी काफी इसकी एक्सप्लेनेशन की है। ठीक है, तो 3 इक्वेशन जनरेट होंगे बच्चे। 3 इक्वेशन जनरेट हुई तो हमने उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद
अब मुझे बताइए कि अगर R3 में से R2 को माइनस करूंगा तो मुझे बताओ कि R3 रो जो है वो सारी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अगर पूरी एक रो 0 हो जाती है तो फिर वो कौन सा मेथड होता है? रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बन जाती है। और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म को जो है आमतौर पे हम क्या कहते हैं? गॉस जॉर्डन कि गॉस जॉर्डन मेथड में एक कंप्लीट रो जो होगी अगर 0 हो जाती है तो मुझे बताइए कि अगर एक कंप्लीट रो 0 हो जाएगी तो वो उससे सोल्यूशन जो होता है वो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आते हैं। क्या आते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कर लेते हैं कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि पहली इक्वेशन जो होगी, पहली इक्वेशन किसकी इक्वल होगी? K1 प्लस K2 प्लस 2K3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी? K1 K2 प्लस K3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम लेट कर लेंगे K3 जो है, ठीक है, K3 जो है वो नॉन जीरो है। K3 की वैल्यू हमने ले ली T। ठीक है, T की वैल्यू जो है बच्चे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो K2 का आंसर क्या आएगा? -T। ठीक है, K2 का। फिर इसके बाद अगर आप इसको इस इक्वेशन को, ठीक है, इस इक्वेशन की जो है ना K1 और K2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, वहां से हमारे पास तीनों वैल्यूज आ जाएंगी। अब जो हमारे पास सोल्यूशन आया, अब मुझे बताओ ये सोल्यूशन आया -1, ठीक है, ये -1 और 1। अगर T की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा? ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। ठीक है ना, अगर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे बच्चे, ये हमारे पास सोल्यूशन जो होता है, ये ट्रिवियल लिखा गया है, यहाँ पे आना था नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट हो, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में कोई डिफरेंस, कोई मुश्किल हो इसमें? यस सर। ठीक है, चले जी। अच्छा बच्चे, आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिस एंड डिमेंशन। ठीक है, अब ये देखिए पूरा एक मैंने घंटा जो है ना आपकी पूछे लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इसकी एग्जांपल मैं अपलोड करूंगा जो है उसमें असाइनमेंट में। ठीक है, और वो आपने सॉल्व करनी है। ठीक हो गया बच्चे? आज शाम तक। अच्छा बच्चे, आगे जो हमारा टॉपिक है वो बेसिस एंड डिमेंशन है। बेसिस एंड डिमेंशन में हमने दो चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वेक्टर स्पेस, अगर वेक्टर स्पेस का एक सबसेट ले लिया जाए, वेक्टर स्पेस का बच्चे एक सबसेट ले लिया जाए और उस सबसेट में V1 से लेके Vn तक हमारे पास वेक्टर्स हों, ठीक है, और वो बनाए कि जो हमारे पास S जो हमारे पास सेट है वो स्पैन करे V के साथ। स्पैन का क्या मीनिंग है? हाँ जी, कोई स्पैन का मीनिंग बताएगा? शाबाश, अभी हमने काफी डिस्कशन की स्पैन की, स्पैन ऑफ अ सेट की। सर अगर हम किसी चीज का, किसी वेक्टर का को सॉल्व करके उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो फिर वो स्पैन बनाएगा और उसमें जितने भी उसके ऑर्डर्स होंगे वो उसके स्पैन होंगे। हाँ, जितने भी उसके वेक्टर्स होंगे वो उसके साथ स्पैन करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए कि वो कहता है कि अगर हमारे पास एक सबसेट है, ठीक है, वेक्टर स्पेस का, वो सबसे पहले कंडीशन ये कि उसके साथ जो है ना उसके एस सेट एस के, ठीक है, जितने भी वेक्टर्स हैं वो स्पैनिंग करें किसके साथ? V के साथ। ठीक है, वेक्टर स्पेस। और सेकंड कंडीशन क्या है कि S के जितने भी हमारे पास वेक्टर्स हों वो लीनियरली क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का क्या मीनिंग है कि उनमें जो जितने भी स्केलर्स हैं उनका आंसर क्या होना चाहिए? Ki इसका आंसर क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। क्या कह रहे हैं आप? नॉन जीरो का बच्चे Ki का आंसर जीरो होना चाहिए, जीरो K के जितने भी आंसर हैं उनके क्या होने चाहिए? जीरोस होने चाहिए। जीरो, सॉरी सर, जीरो। ठीक है निहाल? अच्छा जी, अब K के जितने भी आंसर हमारे पास जीरो आएंगे तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ये देखिए कि जब आपने बेसिस देखनी है तो दो चीजें हैं, पहले S स्पैन करे, दूसरा S जो हो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, तो वो ऑफ V होगा। तो हम कुछ बेसिस देख लेते हैं। हाँ जी, ठीक है ना, K के जो है ना वो जीरो। अच्छा जी, पहले एम्प्टी सेट में जो होता है उसकी बेस जो होगी वो हमारे पास एम्प्टी होगी, नल सेट होगा। इसी तरह जब R3 की बेस लेते हैं तो R3 हमारे पास
3 स्पेस एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर आप आई के अलोंग स्पेस एलिमेंट्स लेते हैं तो बच्चे आई के अलोंग जो हमारे पास होता है कि ये डायरेक्शन जो है एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट जो होंगे बच्चे वो मैक्सिमम होंगे, और अदर उस पे जो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 होते हैं, वाई और जी जो हो जाएंगे वो 0। जे जो है वो वाई के अलोंग होता है, तो जे मैक्सिमम, अदर कोऑर्डिनेट 0। इसी तरह के के लिए देखेंगे तो अदर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। ये इसके क्या है, बेसिस है। इसी तरह हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ जो है ना आर की पावर n के हैं। अगर E1 लेंगे तो E1 के जो बेसिस हैं बच्चे वो हमारे पास आ जाते हैं किसके इक्वल, अगर E1 आप इनफाइनाइट लेंगे, ठीक है, तो 1 जो होगा E1 के लिए फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, अदर सारे 0। E2 के सेकंड एलिमेंट मैक्सिमम, सारे 0। E ऑफ n जो होगा लास्ट वाला एलिमेंट मैक्सिमम, अदर सारे 0। R4 के लिए देखें तो 4 स्पेस एलिमेंट्स, जब आप 1 के लिए करेंगे तो 1 मैक्सिमम, अदर 0, फिर सेकंड मैक्सिमम, अदर 0। इसी तरह आपने इसकी वैल्यूज को देखें। इसी तरह स्टैंडर्ड बेसिस जब आप फाइंड करते हो, ठीक है, m क्रॉस n के लिए मैट्रिक्स के लिए, तो 2x2 का हमारे पास मैट्रिक्स का, ठीक है, इसके आपने स्टैंडर्ड देखने हैं। तो पहली वैल्यू जो होनी चाहिए मैक्सिमम, अदर वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। पहली वैल्यू मैट्रिक्स की मैक्सिमम, अदर 0, सेकंड मैक्सिमम, अदर 0, थर्ड मैक्सिमम, अदर 0, फोर्थ मैक्सिमम, अदर 0। तो इसके कितने बेसिस बन गए, 2x2 के 4 बन गए, ठीक है। और इसी तरह अगर 3x3 के आपने बेसिस फाइंड करने होंगे तो कितने बेसिस बनेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चे 9 बेसिस बनेंगे, ठीक है। तो इसी तरह अगर हमारे पास पोलिनोमियल का होता है तो पोलिनोमियल की जो बेसिस होते हैं बच्चे वो हमारे पास 1 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर n, ठीक है। और p ऑफ 3 के जो बेसिस होंगे 1 और x एक्स स्क्वायर और x क्यूब, जितना उसका ऑर्डर होगा उतनी उसकी जो होगा बेसिस बन जाएंगे। फिर इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा थ्योरम है, कहते हैं कि अगर हमारे पास इफ s कोई भी सेट है, ठीक है, is a basis of for a vector space V, then every vector in a V can be written in a one and only one way as a linear combination of vector S in vectors in S, ठीक है। तो अब इसमें ये कहता है कि जो बेसिस की जब आप डेफिनेशन करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया बेसिस की डेफिनेशन में कितनी चीजें हमने करनी होती हैं। एक हमारे पास स्पैन करना चाहिए, S जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वेक्टर स्पेस के, और फिर और S जो है वो लीनियरली क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर S जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और वो स्पैन करे तो बच्चे उसका आंसर जो है, उनके स्केलर का आंसर जो है हर एक वेक्टर के लिए यूनिक होगा, हर एक वेक्टर के लिए उसका आंसर क्या होगा, यूनिक होगा। अभी देखिए हम 2 वेक्टर स्पेस से डिफाइन कर लेते हैं, C1 के साथ इंटू V1 और V1 इंटू V1 के साथ हमने एक जो है ना वेक्टर स्पेस डिफाइन कर ली। फिर अब जब आप उसको सम करेंगे, ठीक है, तो वो इक्विवेलेंट किसके होना चाहिए, अगर आप उसको लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है तो वो सम किसके इक्वल होगा, 0 के। तो आपको पता है कि वेक्टर तो नॉन जीरो होते हैं, ठीक है, तो फिर स्केलर जो होगा वो जीरोस होंगे, तो C1 माइनस C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, क्योंकि हमने कहा है कि S जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो C1 किसके इक्वल आ जाएगा, B1, इसी तरह C2 इंटू B2 और C ऑफ n इज इक्वल टू B ऑफ n। तो इससे हमारे पास जितने भी स्केलर्स आए उनका आंसर जो है बच्चे क्या आ रहा है, यूनिक आ रहा है, ठीक है। अगर हर एक आंसर जो है, हर एक एलिमेंट के लिए अगर आंसर जो है वो यूनिक आए तो उसको कहते हैं कि हमारे पास वो क्या कर रहा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है और वो बेसिस बना रहा है, ठीक है। तो हम बेसिस के डिफरेंट जो है कैलकुलेशन करके आप उसकी वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह एक और जो है छोटा सा थ्योरम है जो हम यूटिलाइज करेंगे, कहता है कि इफ अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस है और उसमें V1 से लेके Vn तक वेक्टर्स हैं, इज द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V, then every set containing more than n vectors in V is linearly dependent, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि बच्चे कहता है कि अगर हमारे पास एक सेट है ना बेसिस का, ठीक है, और बेसिस का सेट जो है वो V1 से लेके Vn तक है, ठीक है, तो अगर हम एक और सेट लें, ठीक है, और वो वेक्टर स्पेस का हो, ठीक है, वो किसका हो, वेक्टर स्पेस का हो, और उसमें जो है n से ज्यादा जो है ना हमारे पास वेक्टर्स हो, n से क्या हो, ज्यादा वेक्टर्स हो, तो बच्चे जब हमारे पास किसी वेक्टर स्पेस में, ठीक है ना, बेसिस से ज्यादा वेक्टर्स आ जाते हैं ना तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। वो आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे इस तरह के, ठीक है। पहली बात क्या कह रहा हूं कि अगर हमारे पास एक बेसिस बना रहा है सेट, ठीक है, और अगर उसमें अगर 3 वेक्टर्स हैं, कितने वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है, और अगर आप उसका क्या करें,
इसमें सेट देखें, ठीक है, एक और वेक्टर स्पेस एलिमेंट जो है हमारे पास बेसिस, उसके बेसिस 3 बने, लेकिन उस सेट वेक्टर स्पेस के हम एलिमेंट्स जो वेक्टर्स ले रहे हैं वो 4 है, ठीक है। तो बच्चे इससे हमारे पास जो वेक्टर्स जो लीनियरली रिलेशन देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट कर जाएगा, ठीक है। कैसे डिपेंडेंट कर जाएगा, जैसे कि हमने एस सेट में कहा कि V1 से लेके Vn तक है, फिर हमने लेट कर लिया कि S1 एक सेट ऐसा है जिसमें U1 U2 अप टू U ऑफ M तक हमारे पास वेक्टर्स हैं, और M की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है किससे, N से, जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है। कहते हैं एवरी सेट कंटेनिंग मोर देन N वेक्टर्स आपने लेने हैं, ठीक है। मोर देन N वेक्टर्स हमने ले लिए कि M जो है वो ग्रेटर है N से। तो भाई हमने जब आपने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया U1 U2 के साथ और UM के साथ, ठीक है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन इसको रिप्रेजेंट कर, लीनियर कॉम्बिनेशन उसको रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आएगा, ठीक है, इसका जो सोल्यूशन आएगा, ठीक है, वो हमारे पास होमोजीनियस होगा, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशन जो है बच्चे वो कम हो जाएगी और नंबर ऑफ वेरिएबल जो है वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे, ठीक है, और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन जो होते हैं वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। अगर नॉन ट्रिवियल जितने भी सोल्यूशन बनते हैं तो बताइए जरा वो लीनियरली क्या होते हैं, सर डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट, ठीक है। तो अब इन्हीं की जो है ना इसी को ही प्रूफ को, ठीक है, इसी के प्रूफ को हम जो है ना मैथमेटिकली देखते हैं कि जो है ना इनकी एग्जांपल से कि ये कैसे हमारे पास कोई वेक्टर जो है लीनियरली डिपेंडेंट होता है, ठीक है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और किस तरह बेसिस बनाएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा फर्दर एक है, कहता है कि अगर किसी वेक्टर्स में, ठीक है, अगर एक वेक्टर है और वो उसके बेसिस 3 है, ठीक है, उसके बेसिस कितने हैं बच्चे, 3, तो उसकी जो डिमेंशन होगी ना वो भी हमारे पास 3 होगी, ठीक है। अगर किसी वेक्टर के अंदर 3 उसके जो है ना बेसिस हैं तो उसकी डिमेंशन कितनी होगी बच्चे, 3 होगी, ठीक है। अगर उसमें अगर एक वेक्टर स्पेस में अगर उसके बेसिस 5 हैं, ठीक है, तो उसकी जो होगी डिमेंशन कितनी होगी फिर, हाँ जी बताइए, कि अगर एक हमारे पास 5 हो जाएगी। अगर हम एक सेट लें S, ठीक है, और V1 से लेके Vn तक हम कहें कि ये इसके बेसिस हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि इसकी डिमेंशन फिर कितनी होगी, इनफिनिट नहीं होगी बच्चे। इसमें हमारे पास जितने भी हमारे पास इसमें वेक्टर्स होंगे वो उसकी डिमेंशन होगी। अब बच्चे बताओ इसमें कितने वेक्टर्स हैं, अभी इनफिनिट नहीं है ना, n वेक्टर्स हैं, n वेक्टर्स है, मुझे मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं पे जाके रुकेंगे। हाँ जी, ठीक है। Okay, तो अच्छा देखिए कि इसकी स्टेटमेंट क्या है कि इफ अ वेक्टर स्पेस V हैज ओनली वन बेसिस विद n वेक्टर्स, ठीक है, अगर एक ही बेस हो, ठीक है, देन एवरी बेसिस फॉर V हैज n वेक्टर्स। तो अब जब भी हमारे पास जितने भी वेक्टर्स होंगे, जितने भी बेसिस होंगे उसमें n वेक्टर्स हों, then all bases for a finite dimensional vector space has the same number of the vectors, कि finite dimensional space में उसके same number of vectors होंगे। अगर हमारे पास एक बेसिस में एक बेस बना रहे हैं, ठीक है, अगर हम उसमें से 10 वेक्टर्स ले रहे हैं, ठीक है, तो उसकी डिमेंशन कितनी होगी फिर, 10 ही होगी, 10 ही होगी, ठीक है। तो हाँ जी, अभी देखिए कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 वेक्टर्स ले लिए, स्पेस ले लिए, फिर उनके बेसिस जो है हमने देखने हैं, ठीक है। बेसिस की डेफिनेशन स्पैन करना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर इसी तरह आप लीनियरली इंडिपेंडेंट और बेसिस स्पैन करें तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ n वेक्टर जो है वो इक्वल आ जाएंगे किसके, नंबर ऑफ उनके बेसिस के, ठीक है। 2 बेसिस सेम हो जाएगी तो उनकी वेक्टर की डिमेंशन जो होगी वो सेम हो जाएगी। अभी देखिए फाइनाइट डिमेंशन क्या होती है, कि फाइनाइट डिमेंशन जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अगर हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं तो उसकी डिमेंशन क्या होगी, फाइनाइट होगी। अगर हमारे पास जो है ना इनफाइनाइट जो है वेक्टर स्पेस है तो बच्चे उसकी डिमेंशन क्या होगी, इनफाइनाइट डिमेंशनल होगी, ठीक है। ओके सर। The dimension of a finite, आगे dimension of a finite dimensional vector space V has a defined by the to be the number of vector in a basis for V, ठीक है। तो अगर वेक्टर स्पेस लिया जाए और हम कहें कि S उसके बेसिस हैं, ठीक है, तो अगर S में जितने नंबर ऑफ S
का क्या मतलब है, ये रिप्रेजेंट करें नंबर ऑफ एस। अगर हमारे पास एस में 5 वेक्टर्स हैं तो उसकी डिमेंशन कितनी होगी, 5। अगर एस में बेस जितने बना रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें 10 हैं तो 10 होगी, उसकी 15 है तो 15 होगी। क्लियर है? यस सर। ठीक है। इसी तरह बच्चे देखिए कि बेसिस हमने देखा कि जितने भी हमारे पास वेक्टर्स में बेसिस हमने देखा कि ये लाई करती है जनरेटिंग सेट के बिटवीन और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स के बिटवीन, ठीक है। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ बेसिस जो हैं, ठीक है, नंबर ऑफ बेसिस जो हैं एस स्पैन ऑफ एस, वो किसके इक्वल होंगी, उसके नंबर ऑफ कितने वेक्टर उसमें गिवन है, ठीक है। अगर उसमें जितने वेक्टर्स गिवन होंगे वो उसके उतनी उसकी क्या हो जाएगी, बेस बन जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए कि इसमें हमारे पास कितने हमारे पास वेक्टर्स हैं, 0। तो उसकी डिमेंशन, हाँ जी, तो उसकी डिमेंशन क्या होगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह अगर डिमेंशन वेक्टर स्पेस की लेंगे तो हमारे पास वेक्टर स्पेस की जो डिमेंशन होती है वो n होती है, ठीक है। इसी तरह जनरेटिंग जो होता है, जितने भी स्पैन करता है s, नंबर ऑफ s जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जनरेटिंग सेट के लिए जो जनरेट कर रहा होता है बच्चे, वो हमारे पास नंबर ऑफ n वेक्टर से उसकी वैल्यू जो होती है वो इक्वल भी हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है। लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए जब आप चीज देखते हो तो वो या लेस होगी n से या इक्वल होगी n से, ठीक है। अगर बढ़ जाएगी वैल्यू तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वो लीनियरली क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, और उसमें हमारे पास उसकी वेक्टर स्पेस के एक हमने लिया स्पैन सेट, ठीक है, और स्पैन सेट कहा कि वो उसमें अगर 5 हैं हमारे पास वेक्टर्स और उसमें दूसरा वेक्टर स्पेस ले लिया और उसमें 6 वेक्टर्स हैं, तो 5 जो है वो लेस है किससे, 6 से। तो इसका मतलब ये होगा कि वो लीनियरली क्या है, वेक्टर्स डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर इक्वल हो जाता है तो बच्चे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इस तरह बेसिस आपने देखना है डिफरेंट सेट्स की, तो आप उसको कैरी आउट कर सकते हैं। अभी देखिए कि हमने Rn की, Rn में कितने एलिमेंट्स थे, E1 से लेके En तक, तो बच्चे उसकी डिमेंशन कितनी होगी, n। मैट्रिसेस के लिए देखेंगे तो जितना उसका ऑर्डर होगा उतनी उसकी डिमेंशन होगी, ठीक है। अगर 2x2 है तो उसका ऑर्डर तो उसकी डिमेंशन कितनी होगी, अभी हमने प्रूव किया, अभी हमने 2x2 का एक मैट्रिक्स लिया था ना, तो उसमें हमने उसकी डिमेंशन निकाली थी, कितने उसके डिमेंशन वेक्टर कितने हमने उसके बेसिस निकाले थे, 4 निकाले थे, ठीक है ना। पहले 1 0 0 0 फिर 0 1 0 0 फिर इसी तरह अप सो ऑन हमने फाइंड किए थे, ठीक है। और इसी तरह हमने पोलिनोमियल की वेक्टर स्पेस की जब आप बेसिस देखते हैं तो वो हमारे पास बेसिस 1 से लेके xn तक ये हमने लिखी थी, ठीक है। अगर आप उसकी डिमेंशन देखेंगे तो वो हमारे पास n+1 होगी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसी तरह जब आपके पास इनफाइनाइट हमारे पास पोलिनोमियल आते हैं तो इनफाइनाइट के लिए अगर हमारे पास कोई वेक्टर जो है इनफाइनाइट है, ठीक है, तो उसकी डिमेंशन क्या होगी, फिर अभी हमने थ्योरम पढ़ा तो उसकी डिमेंशन क्या होगी बच्चे, इनफाइनाइट होगी। अच्छा जी, अब वो कहता है कि एक वेक्टर्स हमारे पास जो है ना, कहते हैं फाइंडिंग द डिमेंशन ऑफ अ सबस्पेस, आपने फाइंडिंग करनी है स्पेस डिमेंशन। तो W वेक्टर हमारे पास गिवन है और W वेक्टर गिवन है बच्चे, और अब वो कहना है कि वो कहता है कि फाइंड अ सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट दैट स्पैन द सबस्पेस, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है और वो सबस्पेस से वो स्पैन कर रहा है। तो जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो आप इसको इस वे में लिख सकते हैं कि ये देखिए जरा, मैं इधर आपको लिख भी देता हूं कि हमारा जो सेट है वो क्या है, D C - D और C, ठीक है। अगर मैं इसको इस वे में लिख लूं, देखिए कि 0, ठीक है, कॉमा C, कॉमा और ये हमारे पास C आ गया, ठीक है। एक हम फिर इसके बाद हम लिखो इसको प्लस, दूसरा जो है वो हमारे पास D, कॉमा -D और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा सेकंड में 0। अब मुझे बताओ, अब बच्चे मुझे बताओ, इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास ये W वेक्टर आ जाएगा, हाँ जी।
अभी देखिए ना, सी में डी में 0 ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा? सर 8 है, 8 है। ठीक है, और इसी तरह सी को में माइनस डी ऐड करेंगे तो माइनस डी। अब इसमें से, इस वेक्टर में से अगर सी को कॉमन ले लिया जाए, सी को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0 1 और 1। ठीक है, इसी तरह अगर आप बी कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास 1 -1 और 0। वो कहता है कि जितने भी हमारे पास ये वेक्टर्स आएंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और स्पैन कर रहे हैं। तो बच्चे अब इसमें बताओ कितने वेक्टर्स आए हमारे पास? एक ये आया और एक ये। बताइए इसकी बेसिस कितनी है फिर? 6। बच्चे 6 कहाँ हो गई? कितने वेक्टर्स हैं ये? एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। ठीक है, तो इसकी बेसिस कितनी होगी फिर? 2। ठीक है, तो फिर इसके बाद अगर आपने इसकी डिमेंशन देखनी हुई तो डिमेंशन कितनी होगी फिर इसकी? जितने उसके बेसिस में एलिमेंट है, ठीक है, वो उसकी डिमेंशन होगी। अब 2 हमारे पास वेक्टर्स हैं, ठीक है, जितने हमारे पास वेक्टर्स होंगे वो उसकी डिमेंशन होगी। 2 वेक्टर्स हैं बच्चे, तो उसकी डिमेंशन क्या होगी? 2 डिमेंशन होगी। क्लियर है? यस सर। यहां से आप बी कॉमन लेंगे तो मुझे अब डायरेक्टली मुझे बताएं कि इसकी डिमेंशन कितनी होगी? हाँ जी सर 1 होगी। 1 होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें वेक्टर्स कितने हैं? एक ही है। एक ही है। वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन? यस सर। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं फिर। चलें जी, कोई क्वेश्चन पढ़े, शाबाश। कौन इसको एक्सप्लेन करेगा? इजी सा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत इजी। एक मरतबा देख लें और एक्सप्लेन करें कोई बच्चा इसको। हाँ जी, हिम्मत करे, शाबाश। सर स्क्रीन नहीं हो रही। स्किप कर गए सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही। लेफ्ट कर गए भाई। नहीं सर, यार सर यही है। स्क्रीन शो हो रही है किसी को? नहीं यार। 2 मिनट सब्र कर जाओ। एहसन स्क्रीनशॉट लेना सर का ए बी बी और सी। ठीक है, 2 by 2 का हमने मैट्रिक्स ले लिया। अभी देखिए कि अगर ए कॉमन लेंगे, ठीक है, अगर ए कॉमन लेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आएगा? ए 0 0। अगर बी देखें, बी हमारे पास यहाँ पे भी है, ठीक है, ए 1 2 की जगह और एक 2 1 की जगह भी। तो अगर बी कॉमन लेंगे तो बच्चे ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 0 0 और 1। इस तरह सी जो है वो हमारे पास 1, बाकी सारे 0। अब बच्चे बताएं कि ये कितने, इसके स्पैनिंग सेट कितने आए? स्पैनिंग वेक्टर्स कितने आए? 3 आए। और ये बच्चे हमारे पास, और अगर कहते हैं कि ये डिमेंशन है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो बच्चे इसमें जितने हमारे पास सेट्स आते हैं, जितने हमारे पास मैट्रिसेस आते हैं, जितने हमारे पास वेक्टर्स आते हैं, ठीक है, वो उतनी उसकी डिमेंशन होती है। अब 3 हमारे पास मैट्रिक्स है तो इसकी डिमेंशन कितनी होगी? फिर 3 होगी। ठीक है, ओके सर। अच्छा बच्चे, इसके बाद हमारे पास है एक छोटा सा डिमेंशन को चेक करने के लिए टेस्ट, बेसिस टेस्ट इन एन डिमेंशन स्पेस आपने किस तरह आप चेक कर सकते हैं। कहते हैं लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ डिमेंशन n। तो अगर हमारे पास S जो है वो उसमें वेक्टर v1 से लेके vm तक है, इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ अ वेक्टर इन v, देन S इज द बेसिस फॉर v। ठीक है, अब ये देखिए कि जो जितने भी हमारे पास v1 से लेके vm तक वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हों, ठीक है ना, किसके साथ? v के साथ। ठीक है, और फिर बच्चे अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो वो क्या होंगे? S इज अ बेसिस फॉर v हो जाएंगे। फिर अगर बेसिस ऑफ v हो जाएंगे, जितने हमारे पास स्पैन कर रहे हैं तो बच्चे वो हमारे पास उसकी बेसिस भी बना रहे हैं, तो डिमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस किसके इक्वल आ जाएगा? n के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, जितने उसमें हमारे पास वेक्टर्स हैं। अभी देखो ना, अभी हमने एक मैट्रिक्स पढ़ा कि कितने हमारे पास मैट्रिक्स आए थे? 3 मैट्रिक्स आए थे ना। ठीक है, इस क्वेश्चन में हाँ जी बताएं कितने मैट्रिक्स आए थे? सर 3 थे।
तो इसकी डिमेंशन कितनी आई 3। अगर n हमारे पास वेक्टर्स होंगे तो बच्चे उसकी डिमेंशन फिर कितनी होगी? n ही होगी। ठीक है, इसके बाद अभी देखिए कि नेक्स्ट हमारे पास जो है रो स्पेस। तो रो का क्या मतलब होता है? रो मैट्रिक्स की आप डेफिनेशन करते हैं तो क्या करते हैं? हैज ओनली वन रो। हैज ओनली वन रो। ठीक है, सिमिलरली जब बच्चे तो रो स्पेस आप करोगे तो रो स्पेस में ओनली वन रो होगी। ठीक है, और वो सारी रोज में जो जितने भी स्केलर कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, तो उसमें हम यहाँ पे अल्फा 1 की जगह आप ले सकते हो k1 k2 c1 c2 जो भी आपने स्केलर्स लेने हैं। ठीक है, कहते हैं रो स्पेस ऑफ A इज अ सब स्पेस ऑफ Rn स्पैन बाय द रो वेक्टर्स ऑफ A। ठीक है, जो स्पैन करेगी रो वेक्टर्स ऑफ A। तो अब रो वेक्टर्स ऑफ A जो होगा वो क्या होगा? अल्फा 1 इंटू A1, अल्फा 2 इंटू A2, इसी तरह अल्फा m इंटू A ऑफ n। और अल्फा जितने भी हमारे पास होंगे वो कहाँ से लेंगे? आप सेट ऑफ रियल नंबर में से लेंगे। इस तरह कॉलम होगा बच्चे, तो कॉलम में क्या होगा? अच्छा बच्चे, अब क्लियर है? ये भी सही है। अच्छा जी, जी सर अब ठीक है। अच्छा जी, इसमें देखिए इसकी कोई डेफिनेशन पढ़े शाबाश, कॉलम स्पेस की और नल स्पेस की। The column space of A is the subset of Rm spanned by the column vectors of A. CS bracket A equals to bracket beta 1 A1 plus beta 2 A2 plus so on plus beta n AN. ओके, अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास एक सबस्पेस ऑफ Rn होती है जिसमें स्पैन करता है कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए। कॉलम वेक्टर जो होगा वो स्पैन करेगा। अब इसकी एग्जांपल भी देखते हैं और उससे आपको ज्यादा जो है ना अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉलम में चीज होगी वो कॉलम स्पेस आ जाएगी, जो वेक्टर में तो हमारे पास चीज गिवन होगी वो उसकी वेक्टर स्पेस आ जाएगी। इसी तरह आता है हमारे पास नल स्पेस। नल स्पेस ऑफ A इज द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ A ऑफ x इज इक्वल टू 0। कि अगर आप मैट्रिक्स A को अगर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि वो होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाए। ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन बनाए? होमोजीनियस। एंड इट इज द सबस्पेस ऑफ Rn। ठीक है, तो नल स्पेस को ns को जो होता है वो x जो होगा वो किस में से चला जाएगा? Rn में, और A ऑफ x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन जो है आपने किस तरह देखनी है वो आपको मैं बताता हूँ। अब अगर एक हमारे पास रो वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो अब हमारे पास ये बच्चे ये एक वेक्टर गिवन है, ठीक है, एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, दो हमारे पास मैट्रिक्स हमारे पास A11 की फॉर्म में गिवन है और इसी तरह A1 A12 AN। ठीक है, अगर आपने रो वेक्टर्स ऑफ A फाइंड करना हुआ तो आप किस तरह फाइंड करेंगे कि A11 A12 A1n इंटू इज इक्वल टू A1n। ठीक है, तो ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा, इसी तरह सेकंड रो, इसी तरह थर्ड रो। तो जितने भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी वो हमारे पास रो वेक्टर्स आ जाएंगे, जो वर्टिकल लाइंस होंगी वो हमारे पास कॉलम वेक्टर्स आ जाएंगे। क्लियर है? यस सर। इसके बाद ये थ्योरम जो है बाद में करेंगे, पहले ये देखिए। अब हमने फाइंड करना है, कहते हैं फाइंड द बेसिस ऑफ अ रो स्पेस। आपने रो स्पेस की बेसिस फाइंड करनी। ठीक है, तो रो स्पेस का क्या मतलब है कि वर्टिकल लाइंस पे नॉन जीरो वर्टिकल जो है ना लाइंस आपने देखनी है। ठीक है, तो अब ये देखिए कि अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, एक मैट्रिक्स गिवन है, तो मैट्रिक्स को आपने इसकी बेसिस डिफाइन करनी होगी। ठीक है, तो आपको सिंपल मैंने वे जो बताया है कि अगर आप ज्यादा बड़े मैट्रिक्स आ जाते हैं तो आप उसको मैटलैब पे भी सॉल्व कर सकते हैं, उसका रैंक फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारे पास इन जो है इस मैट्रिक्स को लिखा, फिर इस पे हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया। ठीक है, गॉस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया, गॉस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया। तो अब ये देखिए कि मुझे बताइए जरा कि इसमें नॉन जीरो रोज कितनी है? सर सिर्फ 1। नॉन जीरो रोज 3 है सर, 3 है। 3 रोज हैं, W1 W2 और W3। ठीक है, तो बच्चे इसकी फिर बेसिस कितनी होगी? 3 बेसिस होंगी। ठीक है, कौन कौन से? 1 3 1 3 और इसी तरह 0 1 1 0 और 0 0 1। ठीक है, ये इसकी 3 बेसिस आ जाएंगी। तो अब ये देखिए, तो रोज स्पेस ऑफ ए नॉन जीरो रो वेक्टर्स ऑफ बी, तो नॉन जीरो रो वेक्टर्स ऑफ बी कौन कौन से आए बताइए जरा। 1 3
1 3 ब्रैकेट क्लोज कॉमा 0 1 1 0 और ट्रिपल 0 1। ठीक है, क्लियर है कि आपको मैं आपसे पूछूं कि आपने रो स्पेस में आपने बेसिस फाइंड करने हैं, ठीक है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि आपने उसको क्या करना है कि उससे आपने उसको जो है ना उसका रैंक फाइंड कर लेना है। ठीक है, अभी देखिए कि इसका रैंक कितना है। हाँ जी, हाँ जी, रैंक इसका कितना है 3 है, तो इसकी बेसिस भी फिर इसका बेसिस कितने होंगे फिर 3 होंगे। ठीक है, इसी तरह बच्चे आगे हम देखते हैं कि हमारे पास वो कहता है कि फाइंड बेसिस ऑफ सबस्पेस R3 की सबस्पेस फाइंड करिए जो स्पैन कर रही है V1 V2 और V3 के साथ। सबसे पहले हमने इसको वेक्टर्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, फिर आपने इस पे जो है ना इसको रिड्यूस एचेलन फॉर्म में जो है ना चेंज किया। ठीक है, रिड्यूस एचेलन गॉस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया। तो मुझे बताइए इसमें नॉन जीरो रोज कितनी है 2, तो इसमें इसकी बेसिस कितनी होंगी फिर 2 सर 2। ठीक है, और ये स्पैन कितने, इसका स्पैनिंग सेट कितना है 3। इसका स्पैनिंग सेट कितना है 3 है। ठीक है, और अब इसकी डिमेंशन मैं आपसे पूछूं तो फिर इसकी डिमेंशन कितनी होगी 2। हाँ जी, कितने वेक्टर इसमें नॉन जीरो आ रहे हैं 2 आ रहे हैं ना, तो उसकी डिमेंशन होगी। क्लियर हो गया सबको। इसको रिड्यूस एचेलॉन में फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। हाँ जी, रिड्यूस एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है ना, कि अगर एक मैट्रिक्स को हमने देखना है कि उसमें नॉन जीरो रोज कितनी है, ठीक है, तो उसमें नॉन जीरो रोज को कन्वर्ट करने के लिए आप उस पर जो है रिड्यूस एचेलन फॉर्म अप्लाई करेंगे। जी, अभी देखिए, अब आपने देखना है बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जांपल 2 में हम देखते हैं सेम सिमिलर प्रोसीजर कि कॉलम स्पेस आपने फाइंड करना है कि उसमें कॉलम स्पेस में हमारे पास नॉन जीरो रोज कितनी। अब ये देखिए, एक मैट्रिक्स था, ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का आपने कॉलम फाइंड करना है ना, तो इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, क्लियर है। सर ट्रांसपोज के लिए ट्रांसपोज लेने के लिए, अब ट्रांसपोज जब लेते हैं तो रोज जो है वो किसमें चेंज हो जाएगी कॉलम में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉलम में चेंज होंगी तो उस पे सेम आप जो है आप रिड्यूस एचेलन फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपसे नॉन जीरो रोज जो आएंगी वो उसकी बेसिस आ जाएगी। ठीक है सर, फिर हम लोगों ने रो स्पेस में क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने पूछा ही कॉलम में है ना। देखिए, फाइंड द बेसिस फॉर कॉलम स्पेस। नहीं सर, हमने रो स्पेस में ट्रांसपोज क्यों नहीं लिया? रो स्पेस में तो हमें तो जरूरत ही नहीं होती। रो स्पेस में तो हमने वर्टिकल लाइन को देखना होता है। ठीक है, तो जब भी हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं रो ऑपरेशन में, ठीक है, तो आप सिंपल क्या करते हो, रो ऑपरेशन जब आप अप्लाई करते हो तो हम क्या करते हैं, सिंपल हम उन रोज को ही, ठीक है, वर्टिकल लाइंस को ही सॉल्व करते हैं। सही है, ठीक है ना, तो उधर तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती कि उसकी बेसिस जब आपने फाइंड करनी होती है। ठीक है, अगर आपने कॉलम के लिए जो चीज को सॉल्व करना है तो उसको आप ट्रांसपोज ले लो, या आप उसको रो ऑपरेशन से ना सॉल्व करो, उसको कॉलम ऑपरेशन से सॉल्व कर लो कि कॉलम की वैल्यूज एक दूसरे के साथ सबट्रैक्ट कर लो। ठीक है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्व करना। ठीक है, एक ही वे से चलें तो आपको इजीली वो चीजों को टैकल कर सकते हैं। जी सर, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारे पास तो कॉलम थे ना, ये देखें ये कॉलम ही, लेकिन हम लोगों ने रो को कॉलम में चेंज करके फिर सॉल्व किया है। हाँ जी, इसलिए सॉल्व किया कि लास्ट रीजन क्या ये पूछा। अच्छा बच्चे, इसके रीजन ये रीजन है कि आगे हमने पहले जितने भी हमने ऑपरेशन अप्लाई किए, कौन से ऑपरेशन अप्लाई किए, किसी बहुत कम ऑपरेशन जो है हमने कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, हम कौन से ऑपरेशन ज्यादा अप्लाई करते हैं बताइए? रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं ना, ज्यादातर रो ही होते हैं। ज्यादातर रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं ना, इस वजह से कि हमने इसके जो है ना हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, ठीक है, इनको वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो उससे हमें इजीली हम फाइंड कर सकते हैं कि इसका जो है बेसिस क्या है। ठीक है, तो अब मुझे बताएं जरा कि अब हमारे पास ये बेसिस हमने इसकी देखनी है। ठीक है, इस वेक्टर्स की हमने क्या देखनी है, बेसिस देखनी है। ठीक है, तो बेसिस देखनी है तो हमने इसको गॉस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया। गॉस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के बाद अभी देखिए कि बाय डेफिनेशन जो होता है हमारे पास कॉलम स्पेस इज इक्वल टू होता है
रो स्पेस इनटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब ये देखिए यहां पे हमने कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, और रो स्पेस पे अप्लाई किया, कॉलम स्पेस पे तो नहीं ना अप्लाई किया, ठीक है। नो सर। तो उसका ट्रांसपोज पे हमने अप्लाई किया है। अभी देखो फिर जो होगा कॉलम स्पेस मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा, रो स्पेस इनटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसकी बेसिस जो है, उसकी बेसिस कितनी आ गई, 3 बेसिस आ गई, ठीक है जी। तो अब इसकी बेसिस को जरा बताएं, कोई मुझे बताएगा कि इसकी बेसिस क्या होंगी। इसको जरा अगेन आप इसको कन्वर्ट करो सिंपल जो है ना कॉलम में, तो कैसे चेंज करेंगे बी मैट्रिक्स को, क्या क्या हमारे पास W1 किसके इक्वल आएगा, 1 0 -3 3 2 और 2, ठीक है। अब ये देखो ये W1 के इक्वल आ गया, ये देखो, ठीक है, 1 0 -3 3 और 2, ठीक है। और W2 हमारे पास ये कॉलम में आ गया, इसी तरह W3 हमारे पास कॉलम में आ गया। क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, इसके फर्दर क्वेश्चन है बच्चे, ये आपने देखने आके, ठीक है, हो जाएंगे। यस सर। हाँ जी, ठीक है, ये आपके लिए मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं और आपने इनको देखना है। आगे मैं एक छोटी सी स्लाइड हमने देखनी है और इसके बाद आप अपना लेक्चर आज वाइंड अप करते हैं। अच्छा बच्चे, अगर हमने रो स्पेस, ठीक है, फंडामेंटल कुछ स्पेसेस हैं और जो इक्विवेलेंट हैं वो हम देख लेते हैं। कि अभी देखें, कहता है कि इफ m और n क्रॉस मैट्रिक्स हमारे पास गिवन हो और रैंक ऑफ A, रैंक की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ, हमारे पास उसको क्या कहते हैं, रैंक कहते हैं, ठीक है, सही है। तो अगर हमारे पास ये कह लें कि फंडामेंटल स्पेसेस जो हैं, अगर हम रो स्पेस लें ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, वो इक्विवेलेंट होगी बच्चे किसके, कॉलम स्पेस ऑफ ए का ट्रांसपोज, ठीक है। और उसकी डिमेंशन कितनी होगी फिर R, उसकी डिमेंशन कितनी होगी हमारे पास, जितने उसमें हमारे पास वेक्टर्स होंगे उसकी उतनी डिमेंशन होगी, ठीक है। R किसको रिप्रेजेंट करता है, R रिप्रेजेंट करता है रैंक को, किसको रिप्रेजेंट करता है, रैंक को, ठीक है। जितना उसका रैंक होगा वो उतनी उसकी डिमेंशन होगी। अब इसी तरह अगर कॉलम स्पेस इनटू ए मैट्रिक्स हो, ठीक है ना, और रो स्पेस इनटू ए का ट्रांसपोज हो, ठीक है, अभी हमने फाइंड किया ना ये वाला क्वेश्चन कि हमारे पास कॉलम स्पेस हमने फाइंड, आ रही है किसी को? हाँ जी, आवाज आ रही है सबको? यस सर आ रही है। हाँ जी, चलें। यस सर आ रही है। ये निहाल पे नेट नहीं चल रहा। अच्छा यस सर प्लस। अच्छा चलें, इधर कॉन्सेंट्रेट करें कि कॉलम स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स जो होगा वो इक्वल हो जाएगा रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज के, तो उसकी डिमेंशन जो होगी वो किसकी इक्वल होगी, R के, ठीक है। तो R किसको रिप्रेजेंट करता है, रैंक को। तो रैंक की डेफिनेशन क्या है, नॉन जीरो रोज, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपने नल स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो वो n माइनस ए होगी, ठीक है। n रिप्रेजेंट किसको करता है, नंबर ऑफ रोज को, और m किसको रिप्रेजेंट करता है, तो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और m किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रोज को, ठीक है। तो m माइनस R जो होगी वो उसके ट्रांसपोज की जो होगी हमारे पास रैंक होगा। अब ये देखिए वो कहता है रैंक ऑफ नलिटी आप फाइंड करिए। तो सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। तो कहता है लेट बी द कॉलम वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स A कैन बी डिनोटेड बाय A1 A2 A3 अप टू A5। कहते हैं फाइंड द रैंक एंड नलिटी ऑफ A, ठीक है। फिर फाइंड द सबसेट ऑफ अ कॉलम वेक्टर्स ऑफ A
which form a basis of the column space of A, ठीक है ना. If possible, write the third column as a linear combination of the first two columns. तो इसको हम तीनों को हम फाइंड करने हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको रिड्यूस एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो रिड्यूस एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बच्चे हमारे पास इसका रैंक कितना आ गया बी मैट्रिक्स का? सर 3 आ गया. इसका रैंक 3 आया. अब जब आपने इसकी नलिटी देखनी है तो टोटल नंबर ऑफ एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम. इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 5. और इसका रैंक कितना है? 3. हाँ जी, तो नलिटी इसकी कितनी होगी? 5 माइनस 3. तो वो किसके इक्वल आ जाएगी? 2. क्या क्लियर है? यस सर. यस सर. इसी तरह अगर आपने उसकी बेसिस ऑफ जो है ना आपने फाइंड करना है किसका? CS का मतलब है कॉलम स्पेस का. ठीक है, तो अब मुझे बताएं कॉलम स्पेस की आपने CS फाइंड करेंगे तो अब कॉलम मैट्रिक्स में ऐसे मैट्रिक्स जिसमें जो है ना फर्स्ट आइडेंटिकल पॉइंट जो है वो एक वैल्यू जो है वो नॉन जीरो हो, बाकी सारी जीरोज हो. ठीक है, अब मुझे बताओ फिर इसकी बेसिस जो होंगी, इसकी बेसिस जो होंगी वो क्या होंगी? बी मैट्रिक्स की पहली बेस जो होगी B1. ठीक है, फिर B2 की बेस जो होगी वो क्या होगी? 0 1 0 0. और ये वाली स्पेस क्यों नहीं इंक्लूड होगी? क्योंकि इसकी बेस ही नहीं बना रहा. इसमें हमारे पास यहाँ पे B3 में एक वैल्यू जो होनी चाहिए थी नॉन जीरो, बाकी सारी जीरोज होनी चाहिए थी. ठीक है, अब ये देखें B4 में कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास क्या आ रहा है? ये इसकी बेस आ रही है. ठीक है, बी मैट्रिक्स की. क्लियर है? यस. इसी तरह आप अच्छा जी ये देख लें जरा. अब ये देखिए ये हमारे पास ए मैट्रिक्स था, इसको हमने रिड्यूस एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट किया. तो मुझे बताएं नॉन जीरो रोज इसमें कितनी आई? सर 1 आई. 1 आई? नहीं 4 आई. 3 है. ठीक है, 3 जो है हाँ जी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है वो 3 आई. तो इसका रैंक बच्चे कितना आ गया? 3 आ गया. ठीक है, 3 आ गया. हाँ जी, अब इसमें हमारे पास ए मैट्रिक्स में आपने ए मैट्रिक्स में देखने कितने कॉलम्स है? सर 5 है. n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम को. n माइनस रैंक ऑफ ए. 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2. तो ये इसकी नलिटी आ गई. क्लियर है? यस सर. ठीक है. अच्छा जी, इसमें आपने देखना होता है कि जो अब आपने देखना है कि वो कहते हैं लीडिंग जो है 1 के लिए आपने देखना है कि CS जो है ना कॉलम स्पेस B, तो उसकी कॉलम स्पेस की आपने बेसिस देखनी है. तो कॉलम स्पेस B की बेसिस क्या होगी? B1 B2 और B4. ठीक है? यस सर. अच्छा जी, इसी इसकी ना बेसिस की समझ नहीं आई. अच्छा जी, बेसिस हमने देखा. अब मैं आपसे पूछूं कि R3 की बेसिस बताएं अभी जल्दी से. शाबाश. R3 की कितनी बेसिस होती है? अभी हमने आज लेक्चर में पढ़ा. कोई बच्चा बताएगा R3 की बेसिस की कौन कौन सी हैं? R की पावर 3. E1 हाँ जी 3 होगी ना. पहली बेस क्या होगी? E1 जो होगी वो किसकी इक्वल होगी? E1 1 0 माइनस 2 0. नहीं मैंने R3 की पूछ रहा हूँ. R3 की बेसिस बच्चे ये मैंने आपको बताया नहीं था. ये देखिए जरा रिमाइंड करें. मैंने आपको बताया था E1. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. E1 जो है वो हमारे पास इक्वल है किसके? 1 0 और 0 के. अब आई आवाज पहले भी आ रही थी सर. आ रही है सर. याद आ गया. हाँ जी E2 और Z का कॉन्सेप्ट. अब अच्छा जी, अच्छा E2 की बेसिस क्या होंगी फिर बताएं मुझे? 0 1 0. ठीक है, और E3 की बेसिस क्या होंगी? -2 -2 0 0 1 -2 3 0. ठीक है, ये 3 बेसिस होती हैं. ठीक है ना R3 की. अब वो पूछ रहा है कि यहाँ पे ये इस मैट्रिक्स की बेसिस क्या होंगी कि एक जो है नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सारे जीरोज होने चाहिए. पहली हमारे पास बेस क्या बनेगी? शाबाश, अब बताओ आप बताओ. 0 0. पहले B1 स्पेस एक आ जाएगा, फिर B2
फिर B3 तो B4 B4 हो जाएगा, नहीं बन रहा B4। ठीक है, क्लियर है? यस ओके सर। अच्छा जी, इसी तरह आपने जो है ना A1, जब आपने क्वेश्चन में देखिए कहता है कि इफ पॉसिबल द थर्ड कॉलम ऑफ अ A इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉलम्स, थर्ड कॉलम। अब मुझे बताएं थर्ड कॉलम कौन सा है इसमें A मैट्रिक्स में? हाँ जी, अब हमने इसकी देखना है कि इसकी जो है ना कॉलम्स, हाँ जी, अब आपने इसकी कॉलम स्पेस देखनी है। कॉलम स्पेस जब आप इसकी देखोगे, ठीक है ना, A1 के लिए, तो A1 के लिए जब देखोगे तो ये हमारे पास A1 आ जाएगा, फिर A2 आ जाएगा, फिर A4 आ जाएगा, ठीक है। कि एक 0 होना चाहिए, एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक 0 हो, ठीक है। तो उसमें हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और आप फोर्थ उसमें ले सकते हो, 3 आप उसमें उसकी स्पेसेस फाइंड कर सकते हो। इसी तरह आपने डिफरेंट इनकी स्पेसेस फाइंड करेंगे, ठीक है। ये थ्योरम वगैरह आपको करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास ये लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है। इनको सॉल्व कैसे करना है, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखेंगे और इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने देखना है, ठीक है। बिल्कुल सेम एज इट इज जो है ना, जैसे पहले किया हुआ है वैसे ही करना है, ठीक है। कोई मुश्किल होगी तो वो नेक्स्ट मंडे वाले दिन पूछ लेंगे, ठीक है। अच्छा जी सर क्या असाइनमेंट है, असाइनमेंट दोबारा बता दें। असाइनमेंट टाइम है, असाइनमेंट में अपलोड करूंगा, असाइनमेंट में अपलोड करूंगा, ठीक है। शाम तक मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। सर उसी तरह अपलोड करनी है हम लोगों ने फिर से, हाँ उसी तरह, हाँ जी उसी तरह मैंने आपको पहले इस वजह से दिया था कि एक इनिशियल असाइनमेंट थी कि आप कोई भी आपको असाइनमेंट सबमिट, अभी कोई असाइनमेंट सबमिट करवाइए किसी और सब्जेक्ट की। यस सर, यस सर 3 सबमिट करा चुके हैं। अच्छा चलें, अब इंशाल्लाह आज जो है ना मैं अपलोड करूंगा, तो आपने जो है ना उसको देखना है। तो सर कितना टाइम होगा इसके लिए? टाइम जो है वो इंशाल्लाह आपको 3 से 4 दिन दूंगा, ठीक है। वो ऊपर लिमिटेशन कर रहे हैं पूरा। हाँ जी, अच्छा 22 है आज। यस सर, 22 जी मैं रोल नंबर